नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से 3 से 7 मई तक अजमेर जिला मुख्यालय पर पीटीआई एंड लाइब्रेरियन संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग सहित 3 प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन करेगा। पीटीआई एंड लाइब्रेरियन परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रश्न पत्र तृतीय जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की परीक्षा 3 मई को, लाइब्रेरियन पदों के लिए 5 मई को प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय की परीक्षा और पीटीआई पदों के लिए 6 मई को प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय की परीक्षा होगी। 7 मई को माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर परीक्षा 2024 और जियोलॉजिस्ट परीक्षा 2024 होगी। परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता से शादी करने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनूप दंड की अदालत ने आरोपी युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आदेश में कोर्ट ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद युवक युवती ने आपसी रजामंदी से शादी कर ली है। ऐसे में अदालत युवक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को जारी रखकर इनके सुखी वैवाहिक जीवन में खलल नहीं डाल सकती है। अगर आपराधिक कार्रवाई जारी रहती है तो महिला के वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न होगी। संवैधानिक न्यायालय होने के नाते इस कोर्ट को प्रतिवादी महिला की भावनाओं और उसके वैवाहिक जीवन की रक्षा करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें 2 लोग बंधे होते हैं, इसलिए युवक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। बीकानेर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत 87 जीएनएम सहित विभिन्न पदों पर 113 कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। एनएचएम के तहत बीकानेर के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जीएनएम सहित विभिन्न पदों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 113 कार्मिकों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। इस ज्वाइनिंग के साथ ही दस्तावेज बाहर आने पर पता चला कि बिना कोई विज्ञप्ति जारी किए बंद कमरे में भर्तियां कर ली गई। सीएमएचओ ने भी किसी के दस्तावेज देखे बिना ही ज्वाइनिंग दे दी। हैरत की बात यह है कि जीएनएम के पदस्थापना आदेश भी प्लेसमेंट एजेंसी ने ही जारी कर दिए। कौन जीएनएम किस स्वास्थ्य केंद्र पर जाएगा यह तय करने का अधिकार भी एजेंसी को ही दे दिया गया, जबकि जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ उपाध्यक्ष होते हैं। इन्हें इस भर्ती के बारे में बताया ही नहीं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में आईवीएफ सेटअप लगाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी साबित हुई है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहली बार कहीं आईवीएफ सेंटर लग रहा है। इसके लिए 3,50,00,000 रुपए का बजट उदयपुर कलेक्टर ने डीएमएफटी योजना के तहत दिया था। शिकायत पर जांच पूरी कर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के आयुक्त इकबाल खान ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य व नियंत्रक डॉक्टर विपिन माथुर को आदेश दिया है कि वे गलत दस्तावेज पेश कर टेंडर लेने वाले ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाएं। आईवीएफ सेटअप के कार्य देश के निरस्त करने, काम के बदले किसी तरह का भुगतान नहीं करने और फर्म को ब्लैक लिस्ट कर री टेंडर के आदेश दिए हैं। जांच में आयुक्त ने पाया कि चिकित्सा महाविद्यालय के वित्तीय सलाहकार ने 3 दिसंबर को ही तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर री टेंडर करने की सिफारिश की थी, लेकिन प्रधानाचार्य व नियंत्रक ने बिना किसी सक्षम अनुमति के निविदा की कार्रवाई जारी रखी। पंजाब के लुधियाना के परागपुर के पास एजीआई इमारत में 7वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 711 से 19 अप्रैल की रात 44 साल के एडवोकेट संजीव कुमार और उसकी महिला मित्र अंजू पाल की किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला ट्रेस हो गया है। कपूरथला पुलिस ने गुजरात के कच्छ से मुख्य आरोपी हरविंदर सिंह बिंदर को अरेस्ट किया है। बिंदर 13 साल पहले लुधियाना में डीएसपी बलराज गिल और उनकी महिला मित्र की हत्या में डबल उम्र कैद की सजा काट रहा था। 2 महीने पहले वह पैरोल पर आया। उसने साजिश के तहत फिर से डबल मर्डर को अंजाम दिया। बिंदर ने बताया कि मैंने जेल में चिट्टा बेचा, अंजू को अपनी कमाई भेजी। वह संतोषपुरा में रहती थी, लेकिन उसके पैसे से फ्लैट खरीद लिया। मुझसे किनारा कर अब एडवोकेट के साथ रहने लगी थी, इसलिए 2 दोस्तों संग मिलकर दोनों को मार दिया। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
और सोनिया गांधी आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। मंत्री ने कहा, देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि देश में मुसलमानों को तंग किया जा रहा था। उनका भाव था कि इसके बदले आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस तरह से आतंकवादियों के समर्थन में उन्होंने बात की। दिलावर ने कहा, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है वो भी आतंकवादियों की श्रेणी में ही आता है। अगर आतंकवादी की श्रेणी में आता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी वाड्रा से दूरी क्यों नहीं बनाते? अगर वे आतंकवादियों के समर्थक नहीं हैं तो वाड्रा से संबंध क्यों नहीं तोड़ते हैं? अगर वे वाड्रा से संबंध नहीं तोड़ते हैं तो जाहिर है कि वह भी आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। डीग जिले की सीकरी पुलिस ने साइबर ठगी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी एक कोठारी में बैठकर साइबर ठगी कर रहे थे। आरोपियों से 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मोबाइल में साइबर ठगी के सबूत मिले हैं। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर पोर्टल 1930 पर दर्ज शिकायतों की लोकेशन बर्रू के पटवन बिहार जाने वाली सड़क पर बनी कोठरी से आ रही थी। जब मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो 4 लोग वहां मोबाइल चलाते हुए नजर आए, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। जब चारों से उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम राशिद, वसीम निवासी सिहावली, जलसात निवासी सोलपुर पट्टी और नाजिम निवासी डायना का बास होना बताया। युवकों के मोबाइल की तलाशी ली गई तो उसमें साइबर ठगी के काफी सबूत मिले। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कृष्ण धाम मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में खुले दान पात्र की राशि की गिनती जारी है। दूसरे राउंड की गिनती में 3,73,70,000 रुपए निकले। इससे पहले शनिवार को 10 करोड़ रुपए की गणना की जा चुकी है। इस तरह अब तक कुल 13,73,70,000 रुपए गिने जा चुके हैं। फिलहाल यह गिनती केवल दान पात्र से निकली नगद राशि की है। मंदिर कार्यालय में मनी ऑर्डर से आए दान और ऑनलाइन ट्रांसफर से प्राप्त राशि की गिनती अभी बाकी है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए सोने चांदी के गहने और आइटम्स का भी तोल होना शेष है। श्री सांवलिया सेठ का भंडार 26 अप्रैल को राजभोग आरती के बाद श्रद्धालुओं और प्रशासन की मौजूदगी में खोला गया था। अनुमान है कि यह प्रक्रिया आगामी 2 दिनों तक लगातार चलेगी। हरियाणा के करनाल में इंद्री के स्टेट बैंक में एक युवक के खाते से बिना उसकी जानकारी 20 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। युवक ने बैंक प्रबंधन से जानकारी मांगी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद युवक ने पुलिस को बुलाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रांजैक्शन किसी अन्य व्यक्ति के खाते में हुए हैं। गांव जप्ती छपरा निवासी युवक हुसैन ने आरोप लगाया कि ट्रांजैक्शन किसी राजेश कुमार के खाते में हुई है, जो कलसौरा गांव निवासी है। जिस चेक से पैसे निकाले गए हैं वह 2017 में उसकी गाड़ी से चोरी हो गया था और अब उसी चोरी हुए चेक का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की गई है। जिस चेक से केवल 10 लाख रुपए तक की ही ट्रांजैक्शन हो सकती थी, लेकिन बैंक ने नियमों को ताक पर रखकर 20 लाख रुपए निकाल लिए। उसने सहायक मैनेजर पर भी सवाल उठाए और इंद्री पुलिस से जांच की मांग की है। झुंझुनू जिले के बगड़ थाने में हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली एक महिला ने 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों पर गैंगरेप और लूटपाट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि आरोपियों ने उसे और उसकी देवरानी को बंधक बनाकर मारपीट की। उसकी देवरानी को खेत में ले जाकर रेप किया और घर से नकदी व जेवरात लूट लिए। पीड़िता ने पुलिस को बताया, मैं अपनी देवरानी के साथ बगड़ थाना इलाके के एक गांव में रहती हूं, खेती का काम करती हूं। रात को 2 सगे भाई कुछ अन्य लोगों के साथ आए। आरोपियों ने आते ही गाली गलौज शुरू कर दी और हमला कर दिया। उस समय घर पर मैं और उसकी देवरानी और उसका भाई मौजूद था। आरोपियों ने देवरानी के साथ मारपीट की और उसे जबरदस्ती खेत में ले जाकर रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।